अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम हमारी रीनल पैथोलॉजी को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट नेफ्रोस्क्लेरोसिस। ठीक है, नेफ्रोस्क्लेरोसिस आपका जो है ना एक आसान सा टॉपिक है, इसमें कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। मैं आपको अपनी रीनल पैथोलॉजी में से जितनी भी ग्लोमेरुलोपैथीज थी वो भी कंप्लीट करा चुकी हूँ, और जो आपकी ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीजेस थी वो भी कंप्लीट करा चुकी हूँ। और अब जो हम पढ़ने लगे हैं, अभी मैं आगे जो 2-3 वीडियोस आएंगी वो सारी की सारी होंगे द डिजीजेस रिलेटेड टू वेसल्स ऑफ द किडनी। ठीक है, अब वेसल्स पे हम आ गए हैं, तो वेसल्स से रिलेटेड जो पहली डिजीज है दैट इज नेफ्रोस्क्लेरोसिस। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, एमसीक्यूज में अक्सर सिनेरियो में आ जाया करता है, एससीक्यू में बहुत ही रेयरली आता है, तो इसलिए आपको वैसे आना चाहिए, है भी सिंपल सा, कोई ऐसी मुश्किल बात भी नहीं है। ठीक है, अच्छा नेफ्रोस्क्लेरोसिस, अब याद रखना हमने वेसल के डिसऑर्डर्स पे आ चुके हैं। सो टॉकिंग अबाउट दैट, ये होता असल में है कि अगर आपकी जो वेसल्स ऑफ द किडनी है, ठीक है, आपको पता है जो किडनी को आर्टरीज सप्लाई कर रही है, जो उसकी आर्टीरियल सप्लाई है, अगर उन आर्टरीज की स्क्लेरोसिस हो जाए, स्क्लेरोसिस का मतलब होता है थिकनिंग, ठीक है, थिकनिंग हो जाए, आपकी जितनी भी आर्टरीज और आर्टीरियोल्स हैं जो आपके सप्लाई ऑफ द किडनी में इन्वॉल्व है, तो उस कंडीशन को हम सिंपली कहते हैं नेफ्रोस्क्लेरोसिस। अच्छा, अब आर्टरी जाहिर सी बात है इसकी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन जो है वो हाइपरटेंशन के साथ है। आपको पता है कि हाइपरटेंशन, अभी अलग से भी मैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का टॉपिक पढ़ाऊंगी, तो हाइपरटेंशन आपकी एक ऐसी कंडीशन है जो कि थिकनिंग ऑफ द आर्टरीज कर देती है, क्योंकि ब्लड का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि एंडोथीलियल इंजरी हो जाती है, जिसके रिजल्ट में जब डिपोजिशन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स एंड प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं तो एक प्लाक सा बन जाता है एंड थिकनिंग ऑफ द वॉल हो जाती है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, अच्छा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपने याद रखना है कि जो स्मॉल आर्टीरियोल्स होती हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। ठीक है, आपकी जो किडनी की आर्टीरियोल्स है, इसको आपने याद रखना है, आर्टरीज नहीं आर्टीरियोल्स, बिकॉज ये आपका एमसीक्यू आता होता है कि स्मॉल आर्टीरियोल्स इन्वॉल्व होंगी, और आपने अपनी जनरल पैथोलॉजी में पढ़ा होगा कि स्मॉल आर्टीरियोल्स की जो थिकनिंग हो जाती है, जब उसको हम माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखते हैं और उसकी हम स्टेनिंग करते हैं, जो हमारी रेगुलर स्टेनिंग है वो एओसिन एंड हेमाटोक्सिलिन स्टेन देते हैं, तो वो हाइलिन, जिस तरह हमारा हाइलिन कार्टिलेज है ना, उसकी पिंकिश सी अपीयरेंस आती है, बिल्कुल उस तरह की अपीयरेंस हो जाती है हमारी आर्टीरियोल्स की। ठीक है, तो इस वजह से हमने इस सारे सिनेरियो को जिसमें स्मॉल आर्टीरियोल्स की थिकनिंग हो रही है और उनका स्क्लेरोसिस हो रहा है, और फिर जब वो हमने माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखा तो फिर वो हमें पिंक कलर की हाइलिन कार्टिलेज जैसी नजर आई, तो इसलिए हमने उनका नाम ही दे दिया हाइलिन आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस। ठीक है, अब इसमें जो सबसे बड़ी गलती अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं वो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस लिख देते हैं, दिस इज आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस, जो कि शो करे कि दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ आर्टीरियोल्स मेनली। ठीक है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है सिंपल आर्टरीज की बात करना, आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि आर्टीरियोल्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा है, और उसी में हम बात कर रहे हैं कि उसकी जो आर्टीरियोल्स हैं उनकी वॉल में बेसिकली, अब कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज आपने देखा अगर हो ना माइक्रोस्कोप में, तो ऐसे मैं भी आपको एक डायग्राम दिखा भी दूंगी, ऐसे करके वो उसका व्यू ना बिल्कुल पिंक 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 होता है, और कहीं के नीचे पर्पल आपको सेल्स नजर आते हैं। तो नॉर्मल तो आपको पता है कि आर्टीरियोल का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, लेकिन थिकनिंग के बाद क्योंकि वो ऐसा हो जाता है इसलिए हमने उसका नाम दे दिए। और आपके नेफ्रोस्क्लेरोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है, क्योंकि अपीयरेंस जो है वो आपकी इस तरह की होती है, तो आपसे एमसीक्यू में अक्सर ये लफ्ज पूछा जाता है, तो आपने अपने जहन में रखने। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होगा, हुआ तो ये ना कि हमारी आर्टरीज की मैंने बताया थिकनिंग होगी, पहले एक अगर सपोज ये आर्टरी थी जिसका ल्यूमेन इतना था, अब थिकनिंग होने के बाद जाहिर है इसमें सब कुछ यहाँ यहाँ डिपॉजिट हो गया, यहाँ 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 डिपॉजिट हो गया। ठीक है, थिकनिंग के बाद अब इसका ल्यूमेन कितना रह गया, इतना छोटा हो गया। जब ल्यूमेन छोटा हो गया तो हमारे पास इसमें से जो पास कर रहा था ब्लड, अब ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज होगी, जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज होती है तो इस्कीमिया अगले एरियाज का हो जाता है। अब ब्लड ने सारी किडनी को सप्लाई करना था, तो हर चीज में मसला आ सकता है, ट्यूब्यूल्स में मसला आएगा, ट्यूबुलर एट्रोफी यानी किडनी के जो ट्यूब्यूल्स हैं उनमें सेल डेथ और एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी, इंटरस्टिशियल में मसला आएगा, तो इंटरस्टिशियल पहले सबसे उसमें एडीमा वगैरह होगा, और फिर हीलिंग के रिजल्ट में फाइब्रोसिस हो जाएगा, तो ये हमारे पास मसले आने लग जाते हैं। उसके बाद अगर ये मसला इतना ज्यादा हो जाए कि कैपिलरीज भी इन्वॉल्व हो जाए, तो ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस भी हो जाएगा। तो मतलब ये कि जाहिर सी बात है कि हर चीज ब्लड से ही न्यूट्रिएंट्स ले रही है, ब्लड नहीं होगा तो हर चीज का न्यूट्रिएंट खत्म, ट्यूब्यूल्स में एट्रोफी, इंटरस्टिशियम में फाइब्रोसिस, एंड आपकी ग्लोमेरुलस भी स्क्लेरोज कर सकती है। अब अगली बात हम देखते हैं कि पैथोजेनेसिस क्या चल रही है इसमें। ठीक है, पैथोजेनेसिस में इसमें हमारे पास बात वही है कि जो प्रॉब्लम आ रही है वो सबसे पहले आपको पता है कि देखें ये एक नॉर्मल आर्टरी या आर्टीरियोल थी जो किडनी को सप्लाई कर रही थी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जाहिर सी बात है कि इसके अगर इसमें थिकनिंग हुई है, थिकनिंग होती कहाँ पर, वॉल्स में होती है, तो यकीनी तौर पे इसकी वॉल्स में कोई ऐसा मसला शुरू हुआ होगा जिसके रिजल्ट में थिकनिंग हुई। ठीक है, अब वॉल्स में सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है आपकी एंडोथीलियम, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, ऐसे ही है।
अगर अब मसला शुरू हुआ है तो मतलब ये कि कहीं ना कहीं पर यहाँ पर हमारे एंडोथीलियम बेचारे को इंजरी हुई है, यहाँ एंडोथीलियम इंजर हुआ है, इंजरी के रिजल्ट में ही कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो असल में जो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है वो एंडोथीलियल डिसफंक्शन से ही शुरू होता है, रिजल्टिंग ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है। किसी भी वजह से एंडोथीलियल डिसफंक्शन हुआ, मैंने आपको बताया कि हाइपरटेंशन इज अ लीडिंग कॉज, तो आपकी कंडीशन डेवलप हो सकती है, ओके। अच्छा, उसमें अब हमारे पास जो पैथोजेनेसिस है ना, इसमें हम दो मेन बातें करते हैं। सबसे पहली जो पैथोजेनेसिस में हमें कंडीशन नजर आती है वो आपकी जो आर्टरी है उसका मीडिया, आपको पता है हमारे पास जो आर्टरीज होती हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर। सबसे पहले होती है उनका आउटर मोस्ट लेयर एडवेंटिशिया होती है, दरमियान में जो मस्कुलर लेयर होती है सारी की सारी वो मीडिया होती है, ट्यूनिका मीडिया, और इनर मोस्ट जो पतली लेयर होती है विच इज कंप्राइज्ड ऑफ एंडोथीलियम वो आपकी ट्यूनिका इंटिमा होती है, ठीक है। हर आपकी ब्लड वेसल की यही 3 लेयर्स हैं, कैपिलरीज की डिफरेंट होती हैं। अच्छा, तो अब क्या होगा कि जाहिर सी बात है कि थिकनिंग जब हो रही है तो थिकनिंग के रिजल्ट में जाहिर सी बात है कि हमारे यही वाले स्ट्रक्चर्स की थिकनिंग होती है, तो आपका मीडिया भी थिक हो जाता है, जो पहले इतना था अब वो उसमें और डेपोजिशन की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर हाइपरप्लेजिया हो रहा है ना, हाइपरटेंशन में क्या होता है, प्रेशर पड़ता है आर्टरीज को, प्रेशर के रिजल्ट में वो उस प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए कि इसलिए कि कहीं वॉल रप्चर ना हो जाए, अपनी चीज़ों में हाइपरट्रोफी शुरू कर देती है, मजीद सेल्स बनने लग जाते हैं और जो है वो उनकी मजीद इनलार्जमेंट होने लग जाती है। तो मीडिया की थिकनिंग होगी पहले, ठीक है, और फिर उसके नीचे जो बेचारा इंटिमा पड़ा हुआ था उसकी भी थिकनिंग होगी। तो जब ये दोनों थिकनिंग इनकी हो जाएगी तो जाहिर है कि स्क्लेरोसिस हो जाएगा और आर्टरी का ल्यूमेन डिक्रीज हो जाएगा। तो पहला आपको पैथोजेनेसिस में ये चीज़ नजर आती है, और फिर मैंने आपको बताया कि हाइलेनाइजेशन जो इसका दूसरा बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्टैंड पॉइंट है कि आपकी हाइलेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स जो कि आपके एंडोथीलियम जो इंजरी हुई है उससे आपकी चली गई है इनटू द वॉल ऑफ द आर्टरीज, और इस सारे प्रोसेस के रिजल्ट में, मतलब ये सारी स्क्लेरोसिस के रिजल्ट में हाइलेनाइजेशन मींस के हाइलेन कार्टिलेज जैसी अपीयरेंस आ जाना, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं मॉर्फोलॉजी कैसी चल रही है। मॉर्फोलॉजी में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने जहन में रखनी है कि हमारी जो किडनीज हैं वो सिमेट्रिकली एट्रोफिक है, ठीक है, इनमें अनइवन स्कारिंग वाला सिलसिला नहीं है, ठीक है। इस इवन और अनइवन की जो कुछ बातें हैं ना, कुछ जगह पर अनइवन चीज़ हो रही है और कुछ में इवन हो रही है, सिमेट्री में हो रही है, यही आपकी की पॉइंट्स होती हैं जो एक डिजीज़ को दूसरी डिजीज़ से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आपने इनको हमेशा जहन में रखना है। मैंने भी आपको पहले इससे थोड़े से पहले मैंने आपको बताई थी डिजीज़ जो ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज़ थी आपकी, उसमें मैंने आपको बताया था जो आपकी पहली ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज़ थी कि उसका हॉलमार्क था अनइवन स्कारिंग, ठीक है, जो आपकी होती है ना क्रॉनिक किडनी डिजीज थी। क्रॉनिक किडनी डिजीज में क्रॉनिक ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस था। तो अभी इसमें सिमेट्रिक एट्रोफी है, ठीक है, आपने याद रखनी है। अब किडनी जो सिमेट्रिक है, ये तो हमने ग्रॉस अपीयरेंस बात कर ली ना। मॉर्फोलॉजी में हम दो बातें इसमें देख रहे होते हैं कि एक ग्रॉसली क्या नजर आ रहा है नेकेड आई से, और दूसरा माइक्रोस्कोपिकली क्या नजर आ रहा है। ग्रॉसली किडनी हर तरफ से, क्योंकि सारी एरिया में ब्लड सप्लाई में मसला आ रहा है, तो सिमेट्रिकली एट्रोफी हो जाएगी, और साथ जब हम देखेंगे हाथ लगा के तो उसकी अपीयरेंस इस तरह होगी जिस तरह आपने नॉर्मल, तो आपने देखोगे ना लेदर, जो हमारे कुछ लेदर की भी टाइप्स होती हैं, आपके कुछ ऐसे बैग्स ही होंगे, बैग की जैसे बात करें हैंड बैग की, जिनकी लेदर बड़ी स्मूथ सी होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी लेदर को भी हाथ लगाओ तो ऐसे लगता है जैसे बंदा ना बिल्कुल दानों पे हाथ फेर रहा है, मतलब इतनी रफ लेदर होती है, उसे हम ग्रेन लेदर कहते हैं। तो जो ग्रेन लेदर की अपीयरेंस होती है ना, जिस तरह उसको हाथ लगाओ उस तरह की हमारी किडनी की अपीयरेंस बन जाती है। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े खड्डे पड़ जाते हैं, बिल्कुल फाइन और स्मूथ सा सिमेट्रिकली सी ऐसे यूं करके हो जाती है, ठीक है, किडनी। तो ये आपकी जो अपीयरेंस आती है ग्रीन लेदर की। और जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको मैंने बताया कि हाईलाइन की तरह की थिकनिंग ऑफ द वॉल्स नजर आएगी। ऐसे आपकी जो यूं आपका जैसे पहले ल्यूमेन था ना, अगर पहले ल्यूमेन इस तरह था, अब आपको सारा बीच में पिंक पिंक डिपॉजिट और ल्यूमेन आपको इतना सा मिलेगा, और ये सारी आपकी जो वॉल है इसमें पिंक 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 डिपोजिशन जस्ट लाइक द हाईलाइन आएगी, ठीक है। अच्छा, नैरोइंग की वजह से इस्कीमिया और रीनल एट्रोफी हो रहा होता है, और हमारे पास इसके साथ जो आपकी लार्ज ब्लड वेसल्स होती हैं, स्पेशली उनमें, स्मॉल में तो चलो इतनी वैसी जगह नहीं होती ना, जो लार्ज ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करती हैं कि उनमें जब इंटिमा की थिकनिंग हो रही होती है, तो आपको पता है कि हमारे पास हर दो जो हमारी ये 3 लेयर्स हैं ना, एडवेंटिशिया, मीडिया और इंटिमा, तो इन दोनों के दरमियान में जो लेमिना होते हैं उसे हम एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना कहते हैं, और मीडिया और इंटिमा के दरमियान में जो एक पतली मेम्ब्रेन है उसे हम इंटरनल इलास्टिक लेमिना कहते हैं। तो बड़ी आर्टरीज में ये होता है कि जो इंटरनल इलास्टिक लेमिना है उसमें ज़्यादा इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, उनकी भी थिकनिंग होती है, इलास्टिक टिश्यू की भी थिकनिंग होती है, और फाइब्रस टिश्यू जो यहाँ पर है वो भी डिपॉजिट हो जाता है। तो इसलिए हम कह रहे होते हैं, हम उसको नाम देते हैं कि फाइब्रो इलास्टिक हाइपरप्लेजिया हो गया, ठीक है,
क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपका इलास्टिक टिश्यू भी बढ़ रहा है, आपका फाइब्रस टिश्यू भी बढ़ रहा है, तो फाइब्रो इलास्टिक हाइपरप्लेजिया, क्योंकि जाहिर है नए बनेंगे ना, हाल ही साइज में बढ़ेंगे तो गुजारा नहीं होता है इनका। तो ये आपकी मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर नजर आती है हमें, ठीक है। अच्छा, अब क्लिनिकल फीचर्स के इसमें पेशेंट का नॉर्मली कोई इतना डैमेज सिवियर किस्म का नहीं होता। नॉर्मली अगर हम हाइपरटेंशन जैसे कंट्रोल हो जाए तो इट कैन सिंपली रिवर्ट बैक, लेकिन अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो डेथ तक जा सकती है बात, क्योंकि फिर GFR डिक्रीज होगा, प्रोटीन यूरिया एंड ऑल दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।